हेलो, वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। सो आज आप लोगों के सामने पेश है क्लास टेंथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मास्टर वीडियो के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो जो है वो आप लोगों के जियोग्राफी में जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों के जियोग्राफी में 9 चैप्टर्स हैं। तो आज का वीडियो उन 9 चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वो कवर करने वाला है। सो इस वीडियो में आप लोगों को 140 से 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर नहीं पता है उसको आप लोगों को नोट करते हुए चले जाना है। ठीक है, एक ही जगह नोट कर लीजिए, रिवीजन करने में भी सुविधा होगा। आप लोग रोजाना एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे देते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो 2021 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए, अब मैं कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे कि इस वीडियो में जियोग्राफी का पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसी तरह मैंने और एक वीडियो में हिस्ट्री का ऐसा ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों का टोटल 8 चैप्टर है और उस 8 चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट और रैंकिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर एंड मॉडल पेपर लाइक साइंस, सोशल साइंस, मैथ के मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना ध्यान से। और एक बात बताना चाहूँगी कि इस चैनल में आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे अपडेट मिलते जाएंगे एंड आप लोगों को कुछ और भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दीदी ये वाला वीडियो आप अवेलेबल करवा दीजिए, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे समझ में आ जाएगा, मैं टाइम से एक वीडियो आप लोगों के लिए ला दूँगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि तो मैंने कह ही दिया है, लगभग 140 से 150 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, और एक बात, ये सारे क्वेश्चन रैंकिंग है, मैंने मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सब जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो इस बार पूछे जाएगा वैसा ही वीडियो इसमें वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके सबको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 में संसाधन और विकास। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो बात करते हैं अध्याय की, अध्याय किसके ऊपर है, तो संसाधन और विकास। तो संसाधन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, संसाधन क्या है, मतलब जो हमारे पास पर्याप्त होती है। अब संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं, संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं ना, एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक संसाधन होता है। विकास यानी हम संसाधन को लेकर के विकास किस तरह कर सकते हैं और विकास किस प्रकार हो रहा है, ऐसे सारे टॉपिक्स आप लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा होगा। और भी टॉपिक्स होंगे यहाँ पे, जैसे कि संभावी संसाधन, सतत पोषणीय विकास क्या है, भारत में कैसा उपयोग हो रहा है संसाधन का, फिर संसाधन जैसे कि मृदा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है सबसे पहले कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत, यानी बिहार का कितना भाग जो है वो वन से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 15, 20, 20, 5। सॉरी, ये वाले 2 ऑप्शन 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, 5%। यानी बिहार का जो टोटल इलाका है उसमें से सिर्फ 5% ही वन का फैलाव है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो कहा गया है
कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में सबसे वन का अधिक विस्तार है। तो क्या क्या ऑप्शन में, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वन का कई इलाका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी देश के बांध जो है, परियोजना जो होती है, बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुउद्देश्य परियोजना यानी बांध को भारत का मंदिर है, ऐसा किसने कहा था। तो ये जो है ये पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा उसको कहते हैं जो मरुस्थल की मृदा को, जो रेतीली होती है, जो मिट्टी रेतीली टाइप की होती है, जिसमें उपजाऊ की क्षमता काफ़ी कम होती है, उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा, लॉजिक लगाइए आप लोगों की, हमारे देश में मरुस्थलीय भाग कौन कौन सा है। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है। तो यहाँ पे गुजरात तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, राजस्थान सही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके कि भी अगर आप लोग MCQ, अगर आप लोगों को सटीक आंसर नहीं पता है, ठीक है, सटीक आंसर आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग लॉजिक लगाइए, उससे संबंध ढूंढिए, तो भी आंसर आप लोग सही लगा के आ सकते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना तो पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास, देखिए सतत पोषणीय विकास का भी अभी मैंने जिक्र किया था। अब देखिए मैं अब एक बात बताना चाहूँगी कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुँचाए हुए हम लोग विकास जब करते हैं तो उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रूंटलैंड कमीशन। ब्रूंटलैंड कमीशन ने जो है वो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी उसका मॉडल पेश किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 की बात हो रही है, तो पूरे भारत में वन का कितना प्रतिशत विस्तार था उस समय। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो दिख रहा है 19.27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.27। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन तो प्राकृतिक तौर पर होता है। नदियों का पानी वो भी एक प्राकृतिक तौर पर होता है। देखिए बांध जो है वो मानव निर्मित भी होता है। लोग जो बड़े बड़े बहुउद्देश्य परियोजना जो होती है वो मानव के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन नदियाँ जो है उसको हम प्राकृतिक संसाधन ही कह सकते हैं। खनिज भी मिट्टी के नीचे पाई जाती है, जैसे पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, तो वो भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन नगर का विकास जो है, किसी नगर को स्थापित करने के पीछे, विकास करने के पीछे लोगों का हाथ होता है। तो ये जो नगर जो है ये ऑप्शन सही होगा, ये प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। ठीक है, लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय। ये ज्वारीय ऊर्जा जो है ये उदाहरण है नवीकरणीय का। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन, क्वेश्चन को समझिए कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है वो एक लिमिट मात्रा में ही हमारे पास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल। देखिए सौर ऊर्जा कहाँ से होती है? सूर्य की रोशनी से, पवन ऊर्जा हवा से, जलीय ऊर्जा जल से। लेकिन खनिज तेल जो है लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब तो हमारे पास लिमिट में है ना, क्योंकि इसको बनने में जो है वो लाखों बरस लगते हैं। ठीक है, पेट्रोल, कोयला, इन जैसे खनिज संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन अगर आप मान लें कि कहीं घूमने चले गए तो लगभग 30 से 40 लीटर पेट्रोल यहीं पे आप लोगों ने खर्चा कर दिया, तो खर्चा करने में ज़्यादा देर नहीं लगता, लेकिन उसको बनने में जो है वो लाखों वर्ष लगते हैं। तो खनिज तेल जो है वो हमारे पास लिमिट है, यानी भंडार जो है वो सीमित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगी या फिर उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लाऊंगी। ठीक है, अब चलिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत। तो जो सूर्य की रोशनी है वो तो मानव नहीं बना सकता, अजैव भी नहीं है, अचक्रीय भी नहीं है, यानी पूर्ति योग्य ये संसाधन है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब एक ही कैटेगरी में आएगा, अगर पुनः प्रतियोग में ही इस कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में जो भूमि का क्षयन हो रहा है, क्षयन मतलब कि कटाव होना। ठीक है, निम्नीकरण मतलब क्षयन होना, कटाव होना। तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव क्यों होता है पंजाब में ज़्यादा? तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में आप लोगों को पता होगा कि पंजाब जो है वो काफ़ी फसल के दृष्टिकोण से हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा राज्य माना जाता है। वहाँ पे बहुत ही खेती के लिए लोग अपनी जी जान मेहनत से खेती करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई होती है। लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि सिंचाई के कारण भूमि का बहुत अधिक क्षयन हो रहा है, कटाव हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में बहुत अधिक फेमस है, बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि। क्वेश्चन नंबर 14। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। और क्या क्या था हमारे ऑप्शन में? बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बाली यानी बाली जो है, हम लोग अपने भाषा में बाली कहते हैं। रेतीली मिट्टी जो होती है उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी तो आप लोगों को पता ही होगा, जो एक लाल तरह की दिखती है, और पर्वतीय मिट्टी पर्वतों में पाई जाती है। तो काली मृदा को क्या था क्वेश्चन? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर। काली मृदा में जो है वो कपास की खेती बहुत अधिक होती है। यह मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पश्चिम बंगाल जो गंगा का इलाका है उसमें काली मृदा का हिस्सा पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही को पृथ्वी को कहते हैं। और एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति है, पृथ्वी में जल की उपस्थिति है, इसीलिए तो जीवन का वास है ना। तो जो इसके कारण पृथ्वी को, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने है चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, भूमि एवं मृदा संसाधन। चलिए, भूमि यानी मिट्टी, तो आप लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा होगा?
कि भूमि कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतीय मृदा, काली मृदा। तो मुख्यतः हमारे पास 6 प्रकार की मृदा सम्मिलित हैं। तो मृदा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मृदा हमारे लिए क्या कैसे उपयोगी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की काली मृदा। तो काली मृदा में खेती बहुत अच्छी होती है, कपास की खेती अच्छी होती है, किसी किसी क्षेत्र में दलहन के जो पौधे होते हैं उसकी खेती अच्छी होती है किसी मिट्टी में। पर्वतीय इलाके में पर्वतीय मृदा पाई जाती है तो उसके कुछ विशेषताएं होती है। तो मृदा हमारे लिए कैसे उपयोगी है और मृदा हमारे लिए किस प्रकार से एज अ संसाधन काम करती है, हमें हमारे विकास में मदद पहुंचाती है, इसके ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस अध्याय में। ठीक है, तो चैप्टर 2। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, यानी सीढ़ी बना के खेती की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है। देखिए, सीढ़ीनुमा खेती जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा की जाती है। अगर मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में वर्षा ज़्यादा होगी तो पहाड़ी इलाकों में जो है उसका जो जल का कटाव ज़्यादा होगा। अब जल के कटाव के कारण मृदा का भी तो कटाव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे जो है मृदा का अधिक जगह बना लेगी वो। तो इसीलिए क्या किया जाता है वैसे क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसके कारण जल का और मृदा का कटाव नहीं होता है। तो पंजाब तो एक पहाड़ी इलाका नहीं है, बिहार भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र। उत्तराखंड में अगर आप लोग गए होंगे, घूमने गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पहाड़ी इलाका है। तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ प्रचलित है? इन तीनों जगहों में। तो उत्तराखंड में ये सबसे अधिक प्रचलित है। और बिहार तो मैदानी इलाका है, तो इसमें सीढ़ी बनाना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? हमने तब देखा था तब वन से भूमि का प्रतिशत क्या है, अब पहाड़ों से कितना हुआ, घिरा हुआ है। तो 30% जो है हमारा इंडिया, हमारा देश भारत, वो 30% से हमारे पर्वतियों से भरा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि, यानी राजस्थान जो है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा आप लोगों को कि वो एक रेतीला वाला भूमि ज़्यादातर आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। अब रेतीली भूमि में आप लोगों को पता है, तो भाई रेतीली भूमि में तो ज़्यादा अच्छे से खेती बाड़ी होती नहीं है, लेकिन अब कृषि भूमि में राजस्थान में विस्तार हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि सिंचाई की सुविधा अच्छी हो रही है। सरकार जो है वहाँ पे जगह जगह पे नहर बना रही है। अब नहर बनाएंगी तो लोग अच्छे प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कृषि भूमि का विस्तार तो होना ही है। तो क्या था क्वेश्चन कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो यहाँ कारण है कि सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए आई थिंक मैं ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन के ऊपर, तो अब थोड़ा सा कम करती हूँ डिस्कशन करना, और अब थोड़ा सा जल्दी हम लोग देखते हैं। लेकिन डिस्कशन भी करेंगे तो भी अच्छी बात है। आप लोगों को एक टॉपिक से जो है वो 2-3 टॉपिक के ऊपर और 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों के ऊपर बातचीत हो रही है, तो दिमाग में भी हर एक टॉपिक अच्छे से जा रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कशन करते हुए ही जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादकता। उत्पादकता से ही उसका गुण जो है निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए भूमि, अब अगर अच्छी भूमि होगी, मान लीजिए
काली मृदा होगी, तो काली मृदा में वो जो खेती बाड़ी होगी वो अच्छी होगी। बलुई मृदा में, रेतीली मृदा में भूमि और उत्पादन अच्छी नहीं होगी, तो उसकी गुणवत्ता किसके ऊपर आधारित होती है? उसकी उत्पादकता, यानी खेती कितनी अच्छी हुई है उसके ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं कि कितने प्रतिशत वन है, कितने प्रतिशत पहाड़ हैं, कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, ऐसे वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान रखना, नोट कर लेना, एक जगह नोट कर लो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47%, यानी भारत में जितना भी भूमि है उसमें 47% हिस्सों में कृषि की जाती है। हमारा इंडिया जो है उसको, हमारा इंडिया को हम लोग कृषि प्रधान देश मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो हैं हमारे वो कृषि पर ही आधारित हैं। बहुतों की आजीविका कृषि पर आधारित है, इसीलिए हम लोग उसको, भारत को, अपने देश को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी का हिस्सा पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती है काली मृदा के कारण। तो काली मृदा महाराष्ट्र में भी पाई जाने वाली एक मृदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, उन नदी घाटियों के आसपास कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, ऐसा माना जाता है। उसमें खेती की उत्पादन शक्ति बहुत अच्छी होती है जलोढ़ मृदा में। क्योंकि देखिए, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेती हूँ। क्या कहा गया था यहाँ पे, लॉजिक समझना होगा। हर एक चीज़ में आप लोग लॉजिक ढूंढिए, स्टोरी ढूंढिए, याद रखिए। देखिए क्या कहा गया था कि नदी घाटी, तो नदी घाटी के आसपास जो भी जितनी भी मिट्टी होगी ना, वो बहुत ही उपजाऊ होगी। अब क्यों उपजाऊ होगी? क्योंकि नदी जो आती है वो कहीं और से बह के आती है, तो उसका जो मिट्टी जो है वो नदी अपने साथ लाती है, तो एक जमावड़ा बनाती है ऊंचे स्थान पर या फिर नीचे स्थान पर, मिट्टियों का जमावड़ा बनाती है। तो उन मिट्टियों में जो है काफ़ी अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि नदी घाटियों के आसपास वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, और उस उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत नदी के हिस्से में ज़्यादातर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए एक क्वेश्चन से आप लोगों को कितना क्वेश्चन का बेनिफिट मिल गया, कितना सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? चारगाह के अंतर्गत, तो चारगाह भूमि ऐसी भूमि है यानी जहाँ पे पशु चरते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ऐसे पशु चरते हैं, उसमें कितनी भूमि हमारे पास है भारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.71%। 4.71% जो है वो हमारे देश में चारगाह भूमि है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग हो सकता है? भूमि ह्रास मतलब कटाव। तो उपाय देखते हैं क्या क्या उपाय है यहाँ पे। तो भूमि को जलमग्न बनाए रखना, तो देखिए ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी भाई कि भूमि को अगर बिल्कुल ही जल ना दे तो यहाँ तो उपजाऊ होना ही नहीं है, यहाँ तो उपजाऊ बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ये वाला उपाय जो है बहुत ही गलत है।
तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, तो ये वाला ऑप्शन भी बड़ा बेवकूफ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा कि आप लोगों को बाढ़ नियंत्रण, अब जितना हम लोग बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं उतना हम मिट्टी के कटाव यानी भूमि ह्रास को रोक सकते हैं, भूमि को संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अगर हमने बाढ़ को रोक लिया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है, यानी भारतीय कृषि यानी उसकी इकोनॉमी, भारतीय कृषि में जितना भी लेन देन होता है, किसानों को जितना फ़ायदा पहुंचता है, व्यापारियों को जितना फ़ायदा पहुंचता है, तो इस पूरे इकोनॉमी, इस पूरे व्यापार का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं ये लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22%। 22% जो है 22 मतलब पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें 22% की हिस्सेदारी जो है वो क्या होती है, भारतीय कृषि से, किसानों से आती है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, और ये जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को याद करना होगा, ये आप लोगों को समझना नहीं है, लॉजिक लगाना नहीं है, आप लोगों को खुद याद करना होगा। चलिए निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो इसका तो आप लोगों को जवाब पता ही होगा, ये जो है चावल जो है ये खरीफ फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है, इसका भी जवाब आप लोगों को पता होगा, गेहूं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं या फिर उदाहरण पूछ लिया जाता है कि एक खरीफ फसल का उदाहरण दीजिए, ठीक है, या फिर एक क्षेत्र में, इस राज्य में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, या फिर एक उत्पादक का ही नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका उत्पादन कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक विस्तार है, तो कर्नाटक में। ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने तो इसका आंसर आप लोगों को बताया था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है उसमें जो ज़्यादातर हिस्सा है उसका वन से घिरा हुआ है। ठीक है, वन से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ी देर पहले, कपास वहाँ पे अधिक, सबसे अधिक फसल होती है, तो जूट भी उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं के उत्पादक में कौन राज्य आगे हैं, गेहूं के उत्पादक में कौन राज्य आगे हैं, तो उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी जो है वो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक आगे है। चलिए अब यहाँ पे अध्याय नंबर 2 भी हमने कितना क्वेश्चन देख लिया, इसमें हम लोगों ने अध्याय नंबर 2 में भी 15 क्वेश्चन देख लिए हैं ना। अध्याय नंबर 2 में हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अध्याय यानी चैप्टर 3 जल संसाधन। तो इस अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जल हमारे लिए कैसा उपयोगी है, जल किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन है, जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपयोग है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आगे बात होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन झील। ठीक है, इसको याद रखो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है, सबसे गहरी, ठीक है, गहरी खारे जल की झील कौन सी है, तो मृत सागर। मृत सागर जो है वो सबसे गहरी खारे जल की झील है। क्वेश्चन नंबर 4,
कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, यानी हमारे देश में, हमारे देश के हिस्से में कितना पानी का, कितना पीने लायक पानी का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5%, यानी 2.5%, यानी जल जो है वो हमारे लिए बहुत ही निम्न मात्रा में हमारे पास उपयुक्त है, तो हमें उसका संरक्षण जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील। क्या सही आंसर हो जाएगा? टीटीकाका झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर और भाखड़ा नागल। तो इसका जो है, इसका सबसे मुख्य बहुउद्देश्य परियोजना में, ये सारे बहुउद्देश्य परियोजना है, ठीक। आप लोगों ने बहुउद्देश्य परियोजना के ऊपर बात सुना होगा टॉपिक, तो वो जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि बहुउद्देश्य परियोजना के ऊपर लाभ और हानि लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि महत्वपूर्ण परियोजना, तो ये जो इंदिरा गांधी नगर वाला परियोजना है ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है राजस्थान का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना रहा है, नियंत्रण रहा है, यानी कौन सा बहुउद्देश्य परियोजना बनाया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख रीज़न जो था वो बाढ़ को नियंत्रण करना था? तो कोसी में जो बांध बनाया गया था उसका सबसे प्रमुख नियंत्रण था कि बाढ़ को कैसे मतलब प्रमुख उद्देश्य था कि बाढ़ को कैसे नियंत्रण में लाया जा सके, ठीक है। कोशी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? अब यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, यानी विश्व में कितना, मान लीजिए अगर 100%, पूरे विश्व में 100% जल है तो उसमें 100% जल में कितने महासागर में जल उपस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96.5%, यानी ज़्यादातर जल का हिस्सा महासागरों में पाया जाता है जो कि खारा है, यानी इसका उपयोग हम पीने लायक नहीं कर सकते हैं। 96.5%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 133वां, यानी भारत का जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है, यानी भारत में जो है वो जल की मात्रा काफ़ी कम है, काफ़ी कम हो गई है। भूमिगत जल जो है उसकी मात्रा भी दिन ब दिन कम होते जा रही है। लोग भूमिगत यानी पीने योग्य पानी के लिए भूमिगत जल का ही ज़्यादातर उपयोग करते हैं, तो इस हिसाब से भी हमारे देश में जल की कमी होते जा रही है दिन ब दिन। हमें ध्यान देने की बात है, लेकिन सरकार या फिर हमारे देश के नागरिक इसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? या ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्षा जल संग्रहण, यानी घर में जो वर्षा जल संग्रहण के लिए ढांचा है वो किस राज्य में कर दिया गया है कि सभी घर वैसे सिस्टम से ही बनाया जाना चाहिए कि जिसमें जल संग्रहण किया जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जो है वो राज्य जो है वो काफ़ी विकसित है इस मामले में, क्योंकि वो पानी के बारे में, हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रही है। वर्षा जल को किस प्रकार से संग्रहण किया जाना चाहिए इसके ऊपर ध्यान दे रही है वहाँ की सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक का। आर्सेनिक की मात्रा यहाँ पे बढ़ चुकी है बिहार में, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, महासागरों में निहित है, तो 96.5% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो कितने प्रतिशत पानी से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65%। हमारा जो बॉडी है वो 65% जल से बना हुआ है, यानी समझ लीजिए जल की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है और हम लोग शुरू करेंगे अब चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 की। तो वन और वन्यजीव संसाधन यानी वन और वन्य जीव यानी वन में पाए जाने वाले तत्व, जितने भी तत्व है, जितने भी जीव जंतु है, फल फूल है, मसाला है, वो किस प्रकार से संसाधन का काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा इंडिया का जो साउथ वाला इलाका है यानी दक्षिणी वाला इलाका, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मसाला बहुत अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है और इसका व्यापार जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार से संसाधन का काम करता है, वन और वन्य के जीव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भाई, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बांधवगढ़। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जहाँ पे एक स्पीच के माध्यम से, मतलब स्पीच कहते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान होता है। काफ़ी बड़े क्षेत्र लेके एक जू बनाया जाता है, वहाँ पे देखभाल भी की जाती है, लोग घूमने भी जाते हैं, तो उद्यान भी है वो इलाका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी। हेग नगर में, यानी हेग जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, याद रखिए हेग जो है वो नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड में एक बार एक बैठक हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक बैठक हुई थी जिसमें संकटग्रस्त प्रजाति यानी संकटग्रस्त, तो जो जीव जंतु संकट में हैं, जैसे कि आप लोगों को कभी कभार न्यूज़ आता है कि इस पशु की संख्या हमारे देश में कमी होती जा रही है, संख्या धीरे धीरे घट रही है इस पशु की। तो इससे रिलेटेड एक बैठक हुई थी हेग में। तो किस साल हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 में इसकी बैठक हुई थी हेग में। क्वेश्चन नंबर 3, वन किस प्रकार की संपत्ति है। तो वन किस प्रकार की संपत्ति है, नवीकरणीय, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी में है कि ए और बी दोनों सही होगा या फिर इनमें से सभी गलत। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी हमारा जो वन है वो किस प्रकार की संपत्ति है, नवीकरणीय संपत्ति भी है और राष्ट्रीय संपत्ति भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फर्नीचर बनाने में इनमें किस की लकड़ी का प्रयोग में नहीं लाई जाती, यानी फर्नीचर जो है वो किस लकड़ी से नहीं बनता है। ठीक है, किस लकड़ी से नहीं बनता है, तो महोगनी से तो बनता है, रोजवुड से भी बनता है, पाइन से भी बनता है। पाइन का तो बहुत मूल्य में पाइन को बेचा जाता है, लेकिन चीड़ जो है, चीड़ की लकड़ियों से यानी चीड़ पेड़ की लकड़ियों से जो है फर्नीचर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, प्लाईवुड का निर्माण किस देश में शुरू हुआ था। प्लाईवुड का निर्माण किस देश में शुरू हुआ था, तो जर्मनी में जो है इसका शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है। निम्नांकित यानी फिर निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देशों में दुर्लभ है। तो क्या क्या है, भालू और गीदड़, बाघ और सिंह, गधा और हाथी, और यहाँ पे है हिरन, हनुमान और हिरन, यानी यहाँ पे जो बंदर होते हैं ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो हनुमान और हिरन या फिर गधा और हाथी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को बी दिख रहा होगा, बाघ और सिंह, ये अन्य देशों में जो है वो दुर्लभ, अन्य देशों में इसकी संख्या उतनी नहीं पाई जाती है जितनी हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? चीता, हनुमान, गेंडा और तेंदुआ। देखिए गेंडा की संख्या भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बचे हैं। तेंदुआ की भी वैसे ही हालत है, और हनुमान यानी बंदर जो होते हैं वो उसकी संख्या तो काफ़ी है, लेकिन चीता जो है वो हमारे देश से बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है, यानी उसकी संख्या जो है वो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती है। किसी किसी स्पीसीज में या फिर राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिल जाएगा एक दो, नहीं तो वो विलुप्त हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सा शाकाहारी नहीं है? इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गेंडा, बारहसिंगा, हिरन या फिर भेड़िया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़िया। भेड़िया जो है वो बिल्कुल ही शाकाहारी नहीं है, वो मांस खाती है अपने जीविका को बचाए रखने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सागवान। सागवान की लकड़ी जो होती है वो बहुत ही मजबूत किस्म की होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि वन यानी वन को वो लोग एक प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है, यानी विनाश का कारण नहीं है वन और वन्य प्राणियों के लिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? पहले तो ये देखेंगे, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि। देखिए कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, कृषि के लिए, अब कृषि करने के लिए तो भूमि भी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, उनके पास भूमि ना होने के कारण वो पेड़ पौधों को यानी वन को काटते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो इस कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि के कारण तो वन का विनाश हो रहा है। बड़े पैमाने पर विकास कार्य, इससे भी जो है क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है वन का। ठीक है। तो व्यापार की वृद्धि, देखिए व्यापार की वृद्धि से और वन के विनाश से कोई लेन देन नहीं है। और यहाँ पे और एक ऑप्शन था कि पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। अब फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वन से मिलेगी। तो ये जो आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा है, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास कार्य होना, पशुचारण एवं लकड़ी कटाई, इन 3 ऑप्शन यानी 3 कारणों से वन का जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में विनाश हो रहा है। लेकिन व्यापार की वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी व्यापार की वृद्धि से वन का विनाश नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखिए भारत में जो है वो घड़ियाल, घड़ियाल जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। व्हेल मछली भी पाया जाता है, कछुआ भी पाया जाता है, लेकिन घड़ियाल जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मयूर। मयूर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में। कैंसर में जो है वो टेक्सोल का उपयोग अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वन्य जीव की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। अब क्वेश्चन नंबर 15, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो वनों का वर्गीकृत कुछ प्रकारों में किया गया है। अब कितने भागों में इसका वर्गीकृत या फिर बांटा गया है इसको, तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में वन संरक्षण करने के लिए, प्रबंधन की दृष्टि के लिए इसको 3 प्रकारों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो अध्याय 4 था, वन और वन्य प्राणी या फिर वन्य जंतु संसाधन, तो वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को कुछ टॉपिक्स तो क्लियर हुए होंगे आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 5, खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन अध्याय 1 में भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी थी खनिजों के बारे में। खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बात हो चुकी थी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उद्योगों की जानी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जानी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को। लोहा जो है वो उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, तो उसको उद्योगों की जानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश भेजा जाता है। किस बंदरगाह से भेजा जाता है? वो भी क्या भेजा जाता है? लोहे को। तो किस बंदरगाह से भेजा जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से जो विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के बंदरगाह विशाखापट्टनम से लोहों का बहुत अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। ठीक है। इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है तो तमिलनाडु में जो है वो मैंगनीज की अत्यधिकता या फिर उत्पादक उतनी नहीं है, लेकिन उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में यहाँ इन जगहों में मैंगनीज फिर भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल, बार बार पूछा जाता है। तो झारखंड का कोडरमा किस चीज़ के लिए यानी किस खनिज के लिए फेमस है? तो अवरक के लिए। अवरक के लिए झारखंड का कोडरमा जो है वो बहुत अधिक प्रचलित है। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो निम्न में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, अभ्रक भी है, लेकिन सोना जो है वो अधात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है, यानी किस खनिज में यानी कौन सा खनिज भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, सुसंपन्न है? तो लोहा की अत्यधिक मात्रा भारत में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन लो अयस्क नहीं है? इनमें कौन लो अयस्क नहीं है? तो एंथ्रेसाइट जो है इसमें लो अयस्क नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं, यानी प्रमुख खनिजों की संख्या भारत में कितनी है? तो 100, लगभग 100 जो है वो महत्वपूर्ण खनिज है भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? खनिजों का जमाव। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होगा आप लोगों को कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसादी। इसका सही जवाब हो जाएगा अपसादी। अब यहाँ पे 10, निम्नांकित में कौन लोह युक्त खनिज है? निम्नांकित में कौन लोह युक्त खनिज है? तो मैग्नीज जो है वो एक लोह युक्त खनिज है। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट और पटसन। तो सीमेंट जो है, सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को मिहिम एकदम भागों में हिस्से में बांट के उसको सीमेंट के तौर पर प्रयोग करते हैं लोग अपने घरों के निर्माण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है तो किसमें जो है उसका लोह का अधिक हिस्सा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंगनीज में। मैंगनीज में लोहे का हिस्सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक का खनिज का उदाहरण कौन सा है? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो कितना स्थान है? तृतीय स्थान है भारत का। चलिए अब 15, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन देश में
तांबे का भंडार होता है। चलिए यहाँ पे खनिज संसाधन यानी चैप्टर नंबर 5 भी खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। खनिज संसाधन यानी शक्ति संसाधन है क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है चैप्टर 6 शक्ति संसाधन। ठीक है, शक्ति संसाधन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिख रहा है, देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। तो अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में उपस्थित है और वहाँ जो है वो तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। यानी जल विद्युत का आरंभ सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत में। क्वेश्चन नंबर 3, खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है। खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि बर्बादी ना हो। ऑप्शन नंबर सी है विरल या कम प्रयास खनिजों के लिए विकल्प की खोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी विधियां। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित है, मुंबई के उत्तर में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ उपस्थित है। तो मुंबई में, मुंबई के उत्तरी हिस्से में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाइकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो पाइकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। कोयला तो है, पेट्रोलियम भी है, और एक ऑप्शन में क्या है, परमाणु खनिज भी है। लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा। तो पवन जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है। इनमें से कौन आणविक शक्ति केंद्र है। तो नरोड़ा, जो नरोड़ा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आप लोगों को, नरोड़ा जो है वो आणविक शक्ति केंद्र है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन कि ये जो तेल क्षेत्र है डिगबोई में वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। असम जो है वो तेल उत्पादक का सबसे अच्छा खासा राज्यों में से एक है असम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई क्या है। तो ये खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। मुंबई हाई क्या है, ये एक खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। जादूगोरा जो है वो यूरेनियम का प्रमुख स्थल उत्पादक क्षेत्र में से एक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो असम में। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है समझाती हूँ कि किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर में। तारापुर में। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 14 है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। तो कोयला तो एक प्राकृतिक ऊर्जा है, फिर है यहाँ पे विद्युत, तो और आगे ऑप्शन देखते हैं पेट्रोल भी एक प्राकृतिक ऊर्जा है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो विद्युत जो है वो एक मानव निर्मित है। विद्युत का उत्पादन हम मानव करते हैं, तब जाके उससे हमें ऊर्जा की लाभ पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 15 ऊर्जा का गैर परंपरागत या फिर पारंपरिक स्रोत, गैर परंपरागत या फिर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का क्या है। इनमें से कौन सा सवाल सही होगा, सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति संसाधन से जुड़े हुए 15-16 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जो कि इम्पोर्टेंट था, रैंकिंग था, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और आप लोगों के इस बार के मॉडल पेपर में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो उपलब्ध थे। तो इस हिसाब से आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बारी है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 की। तो चैप्टर नंबर 7 है कृषि संसाधन। अब कृषि संसाधन के ऊपर अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कृषि संसाधन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक फसल किसकी होती है, तो कपास की। कपास क्यों, अब कपास क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों को कि महाराष्ट्र में जो है वहाँ काली मृदा की भी बहुत अत्यधिक मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। तो कपास जो है वो काली मृदा में अच्छी उत्पादन होती है, तो इस वजह से महाराष्ट्र जो है वो प्रसिद्ध है कपास के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है गुजरात। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर यानी कश्मीर वाला हिस्सा, कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा। तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 4, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। तो चलिए अब है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। अब क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। पंजाब जो है किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो गेहूं जो है पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो पंजाब में ही की जाती है। इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा कौन सा राज्य है जिसमें चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए झारखंड में तो बिल्कुल चाय की खेती नहीं होती है, महाराष्ट्र में भी नहीं होती है। असम, देखिए असम जो है वो चाय के लिए बहुत अत्यधिक फेमस है, असम टी भी कहते हैं लोग। तो असम जो है वो प्रसिद्ध है चाय की खेती के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा यानी कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, ये जो है ये वाले क्षेत्र, ये वाले जो उत्पादक है ये असम, मेघालय, इन जगहों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। और असम में क्या कहा मैंने, चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निर्माण उद्योग, निर्माण यानी उद्योग, फैक्ट्री, इन सब के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है
कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, यानी एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ उपस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूरथला में। कपूरथला में रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप अभी भी उपस्थित है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो तकनीकी माध्यम से, तकनीकी क्षेत्रों से काफ़ी विकसित है शहर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, काफ़ी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो उसे एक तरफ से राजधानी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का। बेंगलोर किस राज्य में है। बेंगलोर यानी बेंगलुरु किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सेलम या सलेम, सेलम मतलब सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। एल्युमिनियम उद्योग का, एल्युमिनियम उद्योग का यानी एल्युमिनियम से बने पदार्थों का, जैसे कि बर्तन आप लोगों के घर में उपयोग होता होगा एल्युमिनियम का बर्तन, तो वैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल कौन सा है। तो कच्चा माल है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम का निर्माण होने में बॉक्साइट का हाथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। तो कौन सा उद्योग स्थापित है। लौह इस्पात। लौह इस्पात भद्रावती में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो हुगली तट पर। हुगली तट कहाँ है। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही जूट का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है, तो वहीं पर सबसे अधिक कारखाने में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बिहार राज्य में किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है। चीनी का अधिकतर मिलें बिहार के किस क्षेत्र में स्थापित है। तो सीवान चंपारण। चंपारण आप लोगों को याद होगा, गांधी जी का पहला जन आंदोलन उन्होंने चंपारण से शुरू किया था, तो चंपारण में चीनी की अधिकतर मिलें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तो कहाँ खुला था। घाटशिला में। कहाँ खुला था। घाटशिला में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। घाटशिला में सबसे पहला आधुनिक कारखाना खुला था। किसका आधुनिक कारखाना। तो तांबे को गलाने का आधुनिक कारखाना खुला था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए सूती जो सूत उत्पादन होता है वो जो होता है वो कृषि से होता है। सीमेंट, देखिए सीमेंट का जो उद्योग है वो किस पर आधारित करता है। चूना पत्थर पर। चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट। सीमेंट का उद्योग जो है वो कृषि पर बिल्कुल ही आधारित नहीं है, कहीं भी उसका लेन देन नहीं है कृषि से। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना सुवर्ण रेखा के नदी तट पर स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर बी जो है, दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र है। तो दुर्गापुर जो है वो सूती उद्योग का केंद्र नहीं है, तो ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग। चीनी उद्योग, मांग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। विद्युत उपकरण उद्योग यानी विद्युत उपकरण का जहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग है, तो ये तो सबसे बड़ा उद्योग है विद्युत उपकरण उद्योग। चीनी उद्योग भी बहुत बड़ा उत्पादक होता है, फैक्ट्री होती है, बड़े पैमाने पर उद्योग लगाया जाता है चीनी के निर्माण में। कागज़ के लिए भी बहुत अत्यधिक मात्रा में मशीनें लगती है, लेकिन खिलौना उद्योग जो है वो काफ़ी कुछ बड़ा
पैमाने पर उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, यानी भोपाल में जो त्रासदी मची थी उसमें किस गैस के कारण वो त्रासदी मची थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो इधर वाला हिस्सा है, पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, सॉरी उत्तरी वाला जो हिस्सा है, तो वो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, तो वहीं पर है हुगली। ठीक है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता का रीसरा। ठीक है, कोलकाता का रीसरा। चलिए, अब लास्ट बचा है यहाँ पे अध्याय नंबर हम लोगों का 9, यानी परिवहन संचार। परिवहन के कितने प्रकार हैं, संचार की क्या सुविधा है हमारे देश में, संचार की क्या क्या सुविधा है, कौन सी सुविधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक बेस्ट कौन सा परिवहन संचार तंत्र हमारे पास माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बातचीत हुई होगी इस अध्याय में और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये ट्रेन है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक, यानी मान लीजिए उत्तरी भारत से पूरा दक्षिणी, जम्मू कश्मीर उत्तरी भारत में है, कन्याकुमारी दक्षिणी भारत में, तो जम्मू से पूरा दक्षिणी भारत तक जाती है हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाइपलाइन से। पाइपलाइन से कच्चा माल वहां पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नाम क्या है। तो वहाँ पे जो हवाई अड्डा है मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, सॉरी हवाई अड्डा नहीं, हवाई पत्तन है, तो कहाँ पे है ये, उसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें सबसे दक्षिणी पत्तन कौन है। दक्षिणी पत्तन कांडाल, कोच्चि, तूतीकोरिन या फिर पारादीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तूतीकोरिन। ये सबसे दक्षिणी वाला पत्तन है, सबसे दक्षिणी वाला पत्तन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। आप लोगों को पता होगा हमारे जो रेलवे है उसको क्षेत्रों में बांटा गया है, दक्षिणी रेलवे, फिर पूर्वी रेलवे या फिर दक्षिणी पूर्वी रेलवे, ऐसे क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे रेलवे को, भारतीय रेलवे को। तो सिकंदराबाद कहाँ का केंद्र है, तो ये जो केंद्र है ये दक्षिणी मध्य रेलवे का केंद्र है सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो लेह में, लद्दाख में जो है सबसे ऊंची सड़कें है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 एवं NH2 यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेलवे मार्ग बनाए जाते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेलवे मार्ग बनाए जाते हैं, तो संकरी लाइन के तहत रेलवे का जाल वहाँ पे बिछाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आज भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा कि कितनी लंबाई है, तो लगभग 63,000 किलोमीटर। 63,000 किलोमीटर जो है वहाँ पे मतलब हमारे भारत में रेलवे की लाइन है लंबाई के हिसाब से। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गोरखपुर क्या है, तो मुख्यालय है। कहाँ का मुख्यालय है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि पक्की सड़क यानी सबसे कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है सबसे प्रथम स्थान है पक्की सड़क की लंबाई के अनुसार। अब महाराष्ट्र तो वैसे भी बहुत बड़ा राज्य है, तो उस हिसाब से भी उसकी संभावना अधिक होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? तो कितने भागों में बांटा गया था? तो 6 भागों में बांटा गया था नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो कुल लंबाई थी लगभग 1.46 लाख किलोमीटर। 1.46 लाख किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित से में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें। तो सड़कों का वर्ग नहीं है सीमांत सड़कें। ठीक है। सीमांत सड़कें जो है उस सड़कों का वर्ग बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है कोलकाता एवं दिल्ली। तो कोलकाता दिल्ली में तो है, दिल्ली और मुंबई में भी है, कोलकाता एवं चेन्नई में भी है, दिल्ली एवं बेंगलुरु में भी है। तो यहाँ पे जितने भी शहर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, लगभग इन शहरों में सभी में मेट्रो ट्रेन रेलवे की उपलब्धता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 140 से 50 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नए अपडेट्स मिलते रहेंगे डेली टू डेली। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर किसी अध्याय का किसी सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही।